सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं द हिंदू एनालिसिस 30 जून के लिए। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही होगी। एंड जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक से पहले कोट देखेंगे। सूरज बनने की कोशिश में लोग भूल गए हैं कि अंधेरे में भी चांद को अपनी शीतल रोशनी बिखराती है। तो इसका आज आपका मतलब ये है कंपैरिजन। अपन दूसरों से कंपैरिजन करते करते अपन ये भूल जाते हैं कि अपने पास क्या क्या पावर्स हैं। अपनी पावर्स को अपन नज़रअंदाज करके दूसरी पावर्स को अपन बढ़ावा देते रहते हैं। चलिए तो अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। द ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर द व्हीट एंड राइस। तो ओपन मार्केट स्कीम क्या है, एफसीआई क्या होता है जो ये कराता है, व्हीट एंड राइस के बारे में अपन जानेंगे। सो ओपन मार्केट सेल स्कीम, एफसीआई सेल्स सरप्लस स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस थ्रू ई ऑक्शन। तो ई ऑक्शन के थ्रू जो भी एफसीआई के पास सरप्लस होता है वो सेल आउट कर दिया जाता है। द पर्पस ऑफ ओएमएसएस इज टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस हेल्ड बाय द एफसीआई एंड टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ओपन मार्केट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ई ऑक्शन के थ्रू कर दिया जाता है। कौन करता है? एफसीआई करता है। एफसीआई कंडक्ट्स वीकली ऑक्शंस फॉर द ओएमएसएस व्हीट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के थ्रू किया जाता है। तो अगर आपसे प्लेटफॉर्म पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है। एनसीडीएक्स इज ए कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर एंड अदर कमोडिटीज। सो एनसीडीएक्स क्या एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो कि क्या प्रोवाइड करता है? ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। चलिए तो अपन देखते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। द एफसीआई इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन दैट मैनेजेस द फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया. It was established in 1965 under the Food Corporation Act 1964 with the objective of ensuring adequate availability of food grains throughout the country and to maintain peace stability. तो सबके लिए फूड बना रहे, किसी की कोई भी डिस्ट्रप्शन ना है, उसके लिए एफसीआई काम करता है। प्राइस एक नॉर्मल में रेंज में रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़े। द एफसीआई ऑल्सो मेंटेन्स बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड क्राइसिस। कोई भी स्कैरसिटी आ जाए, क्राइसिस आ जाए, जैसे कि अगर कुछ ज़्यादा रेन हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा? फार्मिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फार्मिंग डिस्ट्रॉय होगी तो उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन एफसीआई के पास अगर बफर स्टॉक होगा तो वो उससे कुछ टाइम के लिए मेंटेन हो जाता है जब तक सप्लाई वापस बराबर ना हो जाए। एफसीआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अपन सब जानते हैं कि पीडीएस क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने जीएस 3 के सब्जेक्ट के लिए। तो उसको कौन कराता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एफसीआई। ठीक है, ध्यान रखना है। एफसीआई ऑल्सो कंडक्ट ई ऑक्शन एज वन ऑफ द मेथड्स टू डिस्पोज ऑफ इट सरप्लस फूड ग्रेन्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उसका कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं व्हीट क्रॉप के बारे में, फिर अपन देखेंगे राइस क्रॉप के बारे में। तो व्हीट क्या है? एक व्हीट के लिए सुटेबल कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं? व्हीट एक रबी क्रॉप है, उसके लिए सुटेबल कंडीशंस क्या होती है? कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। तो आप मुझे बताएं इसको अपन कब उगाएंगे और कब निकालेंगे, मतलब कि कब बोएंगे और कब हार्वेस्ट करेंगे, राइट। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। रिपनिंग के टाइम पे टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? 21 to 26 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 75 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप लूमी सॉइल चाहिए होता है। ठीक है, कहाँ मिलता है आपको? गंगा सतलज प्लेन्स पे और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो आपको ये रीजन्स ध्यान रखने। वीट के ऊपर हमेशा प्रीलिम्स में एक नया क्वेश्चन बनता ही है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली उसको आंसर आउट कर सकते हैं। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड गुजरात। तो ये सारे के सारे टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हैं तो अपने को पता है कि यहाँ पे अपन ज़्यादा वीट को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर राजस्थान और इस साइड में ज़्यादा देखा जाए तो साउदर्न साइड में जहाँ अपन देखते हैं कि राइस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए अपन अब थोड़ा सा राइस के बारे में जानते हैं। राइस क्या है? एक स्टेपल फूड है सारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। अपन कह सकते हैं खरीफ में काउंट होती है, ना कि रबी। अगर वो बोल दें कि राइस एक रबी क्रॉप है तो आपको पता होना चाहिए राइस एक खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउ 100 सेंटीमीटर। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन।
तो अपन जहाँ देखिए अगर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे इंडिया में काफ़ी रेनफेड रीजन्स हैं जहाँ पे रेन काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे राइस उगाना है तो आपको कैसे उगाना पड़ेगा, इरिगेशन से। तो अपन आज कई बार ऐसी रिपोर्ट से पढ़ते हैं कि पंजाब और इस साइड्स में क्या हो रहा है, पंजाब और इस साइड्स में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है और राइस के लिए सबसे ज़्यादा इरिगेशन यूज़ किया जाता है जो कि ग्राउंड वाटर से आता है। इन सदर्न स्टेट्स इन वेस्ट बंगाल द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ 2 और 3 क्रॉप्स ऑफ राइस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। तो वेस्ट बंगाल का जो क्लाइमेटिक कल्चर है वो काफ़ी टाइप्स की राइस ग्रो करने की एडवांटेज देता है। इन वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो 3 राइस कॉल्ड ऑस, अमन एंड बोर। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टीवेशन। 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप, तो आप सोचिए जितना भी अपन क्रॉप करते हैं उसका 1/4 तो सिर्फ किसके लिए है, राइस के लिए। लीड प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। हाई यील्डिंग स्टेट्स कौन से हैं? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वो पूछ लेंगे कि राइस कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो बोल देंगे राजस्थान में ही प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता होगा कि नहीं होता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो आज काफ़ी टाइम बाद अपने पास साइंस से रिलेटेड कुछ अच्छे टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि इंडिया लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्लेस वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन। तो रेडियोस्कोप के ऊपर यूपीसी ने अपने प्रीलिम्स में भी 2011 2018 मेंस में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आपको रेडियो टेलीस्कोप्स इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इनकी फ्रिक्वेंसी वगैरह, इनकी इंटेंसिटी कैसे काम करते हैं। तो अगर अपन देखें कि ये न्यूज़ में क्यों थे, टेलीस्कोप्स आर इंटेंसिबल टूल्स फॉर एस्ट्रोनॉमर्स इनेबलिंग देम टू ऑब्जर्व एंड स्टडी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर एस्ट्रोनॉमर्स को पढ़ना है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? टेलीस्कोप्स। अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप्स आर गेनिंग attraction by playing a crucial role in unveiling the mysteries of universe by detecting radio waves। तो टेलीस्कोप्स क्या कर रहे हैं? रेडियो वेव्स को जैसे वो डिटेक्ट करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ, काफ़ी सारे यूनिवर्स में काफ़ी जो मिस्ट्री से अपन मानते हैं कि आज अपने को नहीं पता है, तो वो काफ़ी सॉल्व होने के चांसेस हो जाते हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप देखते हैं क्या होता है। रेडियो टेलीस्कोप इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड एनालाइजेस रेडियो वेव्स। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि टेलीस्कोप को डिफाइन कर दो, रेडियो टेलीस्कोप को बताओ कैसे डिफाइन करोगे, तो आप ये बता सकते हो कि एक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है रेडियो वेव्स को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से इन द स्काई। रेडियो वेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट हैव द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 1 मिलीमीटर टू 10 मीटर्स। तो ये एक फैक्ट है जो आपके प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि हाँ भाई उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 1 मिलीमीटर टू 100 मीटर्स या 1 मीटर टू 10 मीटर्स। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। They can penetrate dust and gas clouds that block visible light so that radio telescopes can reveal hidden structures and phenomena in the universe। So रेडियो टेलीस्कोप्स क्या करते हैं, वो डस्ट और जो गैस क्लाउड्स होते हैं उनके थ्रू भी पेनिट्रेट कर देते हैं। पेनिट्रेट माने कि उसके थ्रू भी चले जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। लेकिन वही अगर अपन वाइट लाइट देखें तो वाइट लाइट उसके थ्रू पास नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर अपन अगर इसके कुछ फीचर्स देखें कि इसके क्या क्या फीचर्स अपने को पता होने चाहिए, सिग्निफिकेंस, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए। फिर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन को रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड ध्यान होने चाहिए। ठीक है, सो इसके फीचर्स अपन देखें तो टिपिकली सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड रेदर देन एन ऑर्बिट ड्यू टू देयर लार्जर साइज। तो अपन देखते हैं कि रेडियो टेलीस्कोप्स की काफ़ी बिगर साइज होती है, इसलिए उनको कई बार स्पेस में नहीं रखा जाता, उनको ग्राउंड पर रखा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, अ लार्ज एंटेना एंड अ सेंसिटिव रिसीवर। The antenna is usually a parabolic dish that reflects and focuses the incoming radio waves to a focal point। ये सिर्फ आपको मैं फीचर्स बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी नॉलेज के लिए बेटर है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। द रिसीवर सिंप्लीफाइज एंड कन्वर्ट्स द रेडियो सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कंप्यूटर कैन रिकॉर्ड एंड एनालाइज। अपन इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट कैन ऑपरेट डे एंड नाइट अनलाइक ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स दैट नीड क्लियर एंड डार्क स्काइज। तो ये रात या दिन दोनों में काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ रात को ही काम पर रहेगा या दिन पे काम कर पाएगा। इट कैन ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू फेंट एंड टू डिस्टेंस टू बी सीन बाय ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स सच एज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पल्सर्स क्वाजर्स एंड द ब्लैक होल्स। तो ये जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो नॉर्मली काम करते हैं उससे ज़्यादा वर्क कर सकता है। जैसे कि मतलब लाइक कोई भी पतली सी पतली चीज़ को भी पता लगा सकता है, टू फेंट और टू डिस्टेंट, मतलब कितनी भी दूर हो।
It can study interstellar gas and dust clouds, chemical composition and physical conduction by detecting the spectral lines of various atoms and molecules. आपको तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि कैसे ये गैस और क्लाउड्स के कंपोजिशन से काम करता है. It can measure the magnetic field and rotation rates of stars and galaxies by detecting the polarization of radio waves. तो ये क्या करता है, मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड्स और उनके रोटेशन को, ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू. तो अपन ने देखा कि पल्सर्स और कॉजेस अपन ने ऊपर अभी कीवर्ड्स पढ़े, तो अपन को इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, क्योंकि इस बार यूपीसी ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं. अगर कोई यूपीसी इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपने को भी उस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए. A pulsar is a highly magnetized rotating neutron star that emits beams of electromagnetic radiation out of its magnetic poles. Most neutron stars are observed as pulsars. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. Causes क्या है, वेरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब शाइनी ऑब्जेक्ट इन अ फार अवे गैलेक्सीज दैट emit jets at radio frequencies. Among the brightest objects in the universe, a quasar light outshines that all of the stars in its host galaxy combined, and its jets and wind shape the galaxy in which it resides. तो आपको क्वाजर्स और पल्सर्स के बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन पता होनी चाहिए जब भी इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए. अगर अपन कुछ एग्जांपल्स देखें कि अपने पास क्या क्या रेडियो वेव्स टेलीस्कोप्स के एग्जांपल्स हैं. जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पे, इंडिया में. सारस 3 इंडिया. अटाकामा लार्ज मिलीमीटर कहाँ पे, अटाकामा डेजर्ट चिली. चिली कहाँ पड़ता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. 500 मीटर एपरेचर स्पेरिकल टेलीस्कोप चाइना में है, वन ऑफ द बिगेस्ट विद 500 मीटर वाइड डिश. तो चलिए, ये था जो अपने को रेडियो टेलीस्कोप्स और इन सब के बारे में पता होना चाहिए. इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं अपने लिए और आने वाले टाइम में और इसके यूजेस बढ़ेंगे. तो आपको मेंस और प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों के लिए एक अपने को ये टॉपिक ध्यान होना ही चाहिए. या आप अपने मेंस के लिस्ट में लिख लीजिए कि हाँ, मुझे अगर टेलीस्कोप के बारे में पूछा जाए तो मुझे उसके एग्जाम्पल्स ध्यान है और ये सारी चीज़ें ध्यान है. ठीक है, तो अपन देखते हैं कि स्वेलिंग फूड प्राइसेस, पॉलिसी मेकर मस्ट गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ. तो अपन ने कल ही इन्फ्लेशन डिस्कस किया था, WPI, CPI, ये सारी चीज़ें. तो आज अपन देखते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या अपन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, राइट. SDG गोल्स हैं अपने पास, वो सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे. तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई. स्टार्ट करते हैं अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से. क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है, जो अपनी आज की नीड्स है प्रेजेंट की, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. तो मतलब आज अपन अपनी पूरी नीड्स कर पाएँ, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अगर अपन उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो अपनी जो आज की नीड्स हैं वो अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को अपन बढ़ावा नहीं देंगे. द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय द ब्रुटलैंड कमीशन इन द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987. तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो कब दी गई थी, ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा. Sustainable development calls for the concerted efforts towards building an inclusive, sustainable and resilient future for people and planet. Sustainable development क्या करता है, एक efforts है किसके थ्रू, एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट फ्यूचर बनाने के लिए, किसके लिए, पीपल और प्लानट के लिए. ठीक है, तो अपन देखते हैं इसकी नीड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अपन सब जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड मेराइन फिशरीज. तो अपन देखते हैं कि फिशरीज में कितना डिक्लाइन आ रहा है अपने. Scarcity of resources. Food production needs to double over the next 40 years at a time when almost 23% of the world agricultural land has been degraded. तो अपन सब जानते हैं कि फूड प्रोडक्शन कितना डिग्रेड हो रहा है अपने यहाँ पे और आने वाले टाइम में और डिग्रेड हो सकता है. Nearly 2/3 of the world population will be living in water scarce, water stressed areas by 2025. अपन देखते हैं कि वाटर स्कैरसिटी भी है अपने यहाँ पे, फूड स्कैरसिटी है, फिशरीज पे कितना अगर आ रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अपन डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, इसलिए अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे मूव करना ज़रूरी है. इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो अपन सब जानते हैं कि आज जो ड्रॉट्स आ रही हैं या रेन आती है तो वो कितनी एक्सट्रीम होती है, एक बारी में एक जगह पे फ्लड ला सकती हैं, इतनी एक्सट्रीम है. अगर इतने एक्सट्रीम लेवल पे काम होगा तो अपन आगे कैसे बढ़ पाएंगे. राइजिंग सी लेवल, एक्सटेंशन थ्रेट टू द स्मॉल आइसलैंड नेशंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो अपन देखते हैं कि ये सब तो अपन ने नीड्स थी. ये अगर आप डायग्राम बना के आ जाएंगे ना, ये पूरा का पूरा लिख के आएंगे तो आपका आधा का काम उधर ही हो गया. ठीक है, थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मेंशन कीजिए, फिर नीड बता दीजिए, फिर अपन चलते हैं थोड़े से कोर एलिमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. तो क्या होते हैं,
जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट इज़ क्रूशलाइट्स टू हार्मोनाइज देम। तो आप ये देखिए तीनों वर्ड्स को आप क्या लिखेंगे, अपने मीन्स के आंसर्स में नोट कर लेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो अपन हम इन तीनों चीज़ों के बारे में देखते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये क्या करता है, नेचर को प्रिवेंट करता है एज ए इनएक्सटेबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अपन आज देख रहे हैं कि नेचर हर दिन डिटोरेट होते जा रहा है, तो अपन उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज को कितना उसका रैशनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेविंग वाटर, सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड इनोवेशन इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूट टू अचीविंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑन सर्वल फ्रंट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। Social sustainability. It can foster gender equality, development of people, communities, cultures to achieve a reasonable and fairly distributed quality of life, healthcare, education across the ग्लोब। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि कैसे जेंडर इक्वालिटी को फोस्टर कर सकता है, या पीपल का डेवलपमेंट कर सकता है, या कम्युनिटीज़ या कल्चर को एक कैसे रीजनेबल और क्वालिटी लाइफ ऑफ दे सकता है। हेल्थ केयर और एजुकेशन को अपन अगर साथ लेके चलते हैं सस्टेनेबल में, तो कितना अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ दैट जनरेट्स वेल्थ फॉर ऑल विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। अपन सब चाहते हैं कि हाँ वेल्थ तो सबकी बढ़े, लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म करते हुए ना बढ़े, अपने को ये देखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो इक्वल होना चाहिए। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड डायमेंशंस। तो देखिए जब भी आप सोशल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक डायमेंशंस लेना, तो आप सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। तो अपन अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इश्यूज़ है, फिर अपन देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं अपने लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। इनइक्विटेबल ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमीज, तो अपन देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ डिवाइड। तो अपन देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज सारी की सारी डेवलप्ड हैं, लेकिन आज अपन ये भी देख रहे हैं कि साउथ की कंट्रीज मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो वो एक डिवाइड क्रिएट हो गया है। उस डिवाइड को अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपने को सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, फिर ही अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे मूव ऑन कर पाएंगे, या अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कैसे उनसे कम्पीट कर सकते हैं या उनके साथ चल सकते हैं, अपने को ये देखना जरूरी है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्पाइट माउंटिंग एफर्ट्स ओवर द पास्ट 20 ईयर्स द लॉस ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज। तो अपन ये देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि कितना आज बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस अपने यहाँ कम हो गया है। क्लाइमेट चेंज एज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए ग्लोबल सॉल्यूशन। तो देखिए क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि एक कंट्री की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड का एक ही है, तो इसके लिए भी एक ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए होगा। ये क्या करना है आपको मेंस के आंसर में डायरेक्ट डालना है, एज ए प्रॉब्लम, एज ए ग्लोबल प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए ग्लोबल सॉल्यूशन। विद इन क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलर अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू द यूनिक चैलेंजेस फेसिंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो वो डेवलप कंट्रीज को थ्रू टेक्नोलॉजीज और ये सब के थ्रू उनको हेल्प करनी चाहिए। Tackling climate change and fostering sustainable development are the two mutually reinforcing issues. Intellectually property rights there is a need for welfare for all rich and the poor to have affordable access to the results of innovation that can lead to sustainable development. तो कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे अपन वर्क कर सकते हैं कि हाँ सबको अपन साथ में लेके चलें। जैसे रीजन स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपन जानते हैं कि जैसे डिफॉरेस्टेशन, जैसे ब्राज़ील कहता है, ब्राज़ील ये कहता है कि हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें अमेजन फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, लेकिन अपन देखते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है, अपन लंग्स कहते हैं अर्थ का, लेकिन वो ये बोलता है कि अगर आपको अगर आप चाहते हो कि मैं ना काटूँ तो आप मुझे पेमेंट कर दो। सिंपल सी बात ना, कि उनको अगर डेवलपमेंट भी उनको भी करना है तो वो डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उनको फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वो चीज़ रोकनी है तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। द राइज इन द सी लेवल, तो अपन सब जानते हैं कि अगर कुछ कोस्टल स्टेट्स हैं, लाइक जैसे अभी कुछ इंडोनेशिया ने किया था कि उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था कोस्टल स्टेट से मेन सिटी के अंदर। तो आप सोचिए ना कि कैसे लोग धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं चीज़ों को लेके, जब उनको इश्यूज फेस होते हैं। फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, अपन सब जानते हैं कि रेन जब आती है तो काफ़ी अपनी डेथ होती है फ्लड्स वगैरह की वजह से। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स, तो अगर पानी वगैरह ही नहीं होंगे तो फिर वो कितना इशू क्रिएट कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम में। ग्लोबल इनिशिएटिव्स देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या है। द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, it was the first step towards putting environmental concerns on the global agenda. It resulted in the Stockholm Declaration, which contained principles and action plans containing recommendation for the environmental policy. UNEP was set up in 1972 to serve as a catalyst in developing and coordinating an environmental focus in the programs of other organizations. तो अपन देखते हैं कौन से समिट्स हैं जो कि वर्क कर रही हैं, राइट।
तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई, अर्थ समिट है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, रियो 10 2022, 2002, रामसर कन्वेंशन 1971। तो अगर इसके बारे में आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आप इजीली पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, मतलब कि मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग की कुछ भी कमेंट्स और सजेशंस हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।